नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम आपका नया पेपर परिवर्तन जैव की प्रारंभ कर रहे हैं। परिवर्तन जैव की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु का परिवर्तन क्रियाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। जंतु के जन्म से पूर्व या जन्म के पश्चात परिवर्तन प्रक्रियाएं होती हैं, उस संबंध में अध्ययन परिवर्तन जैविकी के माध्यम से किया जाता है। परिवर्तन जैविकी को दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जंतु का परिवर्तन जन्म से पूर्व ऑन्टोजेनिक परिवर्तन के रूप में पाया जाता है। जंतु का परिवर्तन जन्म के पश्चात पोस्ट एम्ब्रियोनिक परिवर्तन के रूप में पाया जाता है। दो परिवर्तन है, एक जन्म से पूर्व, एक जन्म के पश्चात। जन्म से जो पूर्व परिवर्तन प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अंतर्गत एक लिंगिकाय या एक अलिंगिकाय दोनों प्रवर्धित होकर पूर्ण प्रवर्धित एम्ब्रियो में परिवर्तन करती हैं। जो लिंगिकाय है एक युग्मज के रूप में, जाइगोट के रूप में, तथा अलिंगिकाय ब्लास्टिमा के रूप में पाई जाती है। तो एक परिवर्तन अलैंगिक प्रजनन क्रिया के अंतर्गत पाया जाता है, एक अलैंगिक प्रजनन क्रिया के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए जो ऑन्टोजेनिक परिवर्तन प्रक्रिया है, इसको पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टिमा जेनेसिस। तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो लिंगिकाय है, युग्मज है, उसका परिवर्तन गर्भाशय में या अंडों में पाया जाता है और ये एक कोशिकीय युग्मज पूर्ण प्रवर्धित एम्ब्रियो में परिवर्तन करता है। इन समस्त प्रक्रियाओं को एम्ब्रियोजेनेसिस परिवर्तन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ब्लास्टोजेनेसिस प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो अलैंगिकाय है ब्लास्टिमा, इसके द्वारा प्रजनन के पश्चात पूर्ण प्रवर्धित जो एम्ब्रियो है, जंतु है, उसका प्रवर्धन किया जाता है। तो ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एक अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, एक लैंगिक प्रजनन क्रिया के अंतर्गत। इसके दोनों के अंदर जो परिवर्तन पाया जाता है जन्म से पूर्व। ये जो ब्लास्टोजेनेसिस के अंतर्गत ब्लास्टिमा का निर्माण होता है, वह जो देह का कोई भी अंग ब्लास्टिमा में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन करने के जो ब्लास्टिमा एक कलिका के रूप में पाई जाती है और ये कलिका जो विभाजन करके इसके अंदर जितनी कोशिकाएं होती हैं, तो विभाजन करके पूर्ण प्रवर्धित एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। ये जो दूसरा है पोस्ट एम्ब्रियोनिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत जो एम्ब्रियो है, जंतु है, जन्म के पश्चात परिवर्तन प्रक्रियाओं में भाग लेता है। जैसे वृद्धि अवस्था होती है, वृद्धि काल होता है, ये जो बच्चा होता है वह वृद्धि करके युवा वयस्क में इस प्रकार से देह की वृद्धि पाई जाती है। और उसके बाद जो एजिंग प्रक्रिया है, जीर्णता है, जीर्णता के अंतर्गत जो वयस्क जंतु होता है वह प्रौढ़ावस्था में रूपांतरित होता है और प्रौढ़ावस्था के पश्चात बुढ़ापा में उसकी अवस्था रूपांतरित होती है और बुढ़ापे के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जीर्णता प्रक्रिया कहलाती है। आयु के साथ साथ जो दैहिक क्षमताएं होती हैं वो घटती जाती है। तो ये जीर्णता के बारे में भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। रीजनरेशन प्रक्रिया, पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह पुनरुद्भवन प्रक्रिया कहलाती है। जो जंतु के अंदर
जो घाव हो जाते हैं, क्षति हो जाती है, उसको उन्हें रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए पुनरुद्धारण प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। उसके पश्चात जो टेट्रोजेनेसिस प्रक्रिया है, विरूप जननता होती है, वह भी इसमें पाई जाती है। जो बच्चे जन्मजात विरूप प्रकार के पाए जाते हैं, उनको वो ये जो विरूपताएं होती हैं, यह आनुवंशिक विकार के रूप में पाई जाती हैं, या जो परिवर्धन के अंतर्गत इन्हें विभिन्न प्रकार की जो दवाइयां होती, विषैली दवाइयां होती हैं, या जो विभिन्न प्रकार के अन्य प्रदूषक पदार्थ होते हैं, उनके उपस्थिति में यदि इनका परिवर्तन हुआ है, तो उसमें बच्चों में जन्मजात विभिन्न प्रकार के विकार प्राप्त पाए जाते हैं। तो इनका अध्ययन टेट्रोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक परिवर्धन प्रक्रियाएं हैं, जो बच्चे के जन्म के पश्चात में विभिन्न प्रकार की परिवर्धन क्रियाएं पाई जाती हैं। हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की, जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे प्रथम जो चरण है, गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है, युग्मक जनन प्रक्रिया कहलाती है। जो द्विगुणित नर और मादा तंतु होते हैं, उनके अंदर जो जनन है, वह युग्मक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नरों में उपस्थित जो वृषण है, वहां शुक्राणु जनन प्रक्रिया पाई जाती है, और जो मादाएं होती हैं, उनके अंडाशय में जो अंडजनन प्रक्रियाएं पाई जाती है। तो ये शुक्राणु जनन प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत पहले चरण के अंदर एक अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण किया जाता है, और दूसरे चरण के अंतर्गत जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है, जो स्पर्मेटिड कोशिका कोशिकीय रूप है, इसका जो रूपांतरण है वह शुक्राणु के अंदर किया जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं के अंतर्गत शुक्राणु जनन क्रिया पाई जाती है। अंडजनन जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी 3 चरण पाए जाते हैं। बहुगुणन प्रक्रिया, बहुगुणन प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था होती है। वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत 2 चरण पाए जाते हैं। प्री विटिलोजेनेसिस प्रक्रिया, इसके अंतर्गत योग निर्माण, पीतक निर्माण से पूर्व की घटनाएं, पूर्व की तैयारियां इस प्रावस्था में पाई जाती है। विटिलोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत पीतक का निर्माण किया जाता है उन जंतुओं में जिनके अंडे प्रतिपीत की प्रकार के पाए जाते हैं। ये वृद्धि प्रावस्था के पश्चात परिपक्वन प्रावस्था पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये जो द्विगुणित oocyte होता है, उसका रूपांतरण एक गुणित अंडे में किया जाता है असूत्री विभाजन के माध्यम से, और इसके अंतर्गत जो एक oocyte होता है, वह एक अंडे में परिवर्तित पाया जाता है, और बाकी 3 ध्रुवकाय के रूप में निर्मित होते हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रियाओं के पश्चात में निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में सैलन क्रिया करते हैं, और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण किया जाता है। एक पार्थोजेनेसिस प्रक्रिया भी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत बिना निषेचन के ही अंडा परिवर्तित होकर जो भ्रूण का या जंतु का निर्माण करता है। इसको अनिषेक जनन प्रक्रिया कहते हैं। ये जो निषेचन प्रक्रिया के पश्चात जो जाइगोट का निर्माण होता है, जो युग्मक का निर्माण होता है, वह विदलन प्रक्रिया में प्रवेश करता है। विदलन प्रक्रिया भ्रूणीय परिवर्धन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय युग्मनज जाइगोट बहुकोशिकीय मूलावस्था में रूपांतरित हो जाता है। यह जो विदलन प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत एक सतत प्रकार का समसूत्री विभाजन पाया जाता है, और इस विभाजन के माध्यम से ये जो जाइगोट है, बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए हुए बहुकोशिकीय मोरुला में रूपांतरित हो जाता है। मोरुला एक कोशिकीय बहुकोशिकीय ठोस संरचना के रूप में पाई जाती है। ये ब्लास्टोलेशन प्रक्रिया पाई जाती है, कोरक भवन प्रक्रिया कहते हैं इसको,
ये कोरक भवन प्रक्रिया के अंतर्गत जो ठोस मुरला अवस्था होती है एम्ब्रियो की, उसका रूपांतरण ब्लास्टुला में होता है। ये जो मुरला की विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनको कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमेर कहते हैं। और ये कोरक खंड एक द्रव से भरी हुई गुहा के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं एक कोरक चरण के रूप में। और जो गुहा होती है उसे कोरक गुहा कहते हैं या ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस संरचना को ब्लास्टुला कहा जाता है। ये जो ब्लास्टुला अवस्था होती है एम्ब्रियो की, उसका रूपांतरण गैस्ट्रुला में पाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया कहते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार की कोरक खंड होते हैं कोरक चरण के अंदर, वह 3 अलग अलग स्तरों में व्यवस्थित हो जाते हैं। बाहरी स्तर एक्टोडर्म का, मध्य स्तर मीडियम का और आंतरिक स्तर एंडोडर्म का पाया जाता है। ये तीनों स्तर जो होते हैं जनन स्तर कहलाते हैं। इनके द्वारा देह के विभिन्न अंगों का विकास किया जाता है। ये जो तीनों जनन स्तर है, ये एक गुहा को बाहर से घेरे रखते हैं। इस गुहा को आर्केस्ट्रोन गुहा कहते हैं, जो आगे चलकर आहार नाल का निर्माण करती है। और ये जो गुहा है, यह एक कोरक छिद्र के माध्यम से, ब्लास्टोपोर के माध्यम से बाहर से संबंधित पाई जाती है। ये जो कोरक छिद्र है, ब्लास्टोपोर है, ये आगे मुख के अंदर या गुदा छिद्र के अंदर रूपांतरित हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन जो प्रक्रिया होती है, यहां तक जो एम्ब्रियो का जो आकार है निश्चित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता है, ना तो आकार में ना आकृति में। लेकिन गैस्ट्रुलेशन के पश्चात जैसे ही ऑर्गनोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, जो अंगों का विकास होता है वह प्रारंभ हो जाता है। तो एक्टोडर्म तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण करता है। ये जो मीडियम होती हैं, ये पेशियों का निर्माण करते हैं, हृदय का निर्माण करते हैं, जो प्रजनन अंग है उनका निर्माण करते हैं, जो उत्सर्जी अंग है उनका निर्माण करते हैं। तो ये एंडोडर्म के द्वारा आहार नाल का निर्माण किया जाता है। समस्त क्रियाएं ऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत पाई जाती है। तो अंगों विकास के अंतर्गत 2 प्रकार के कारक भाग लेते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण। तो अंग विकास के अंतर्गत भ्रूण की कुछ कोशिकाएं प्रेरणा का स्रोत बनती हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं अन्य कोशिकाओं को एक विशिष्ट अंगों के निर्माण करने के लिए। तो ये जो कुछ कोशिकाओं में प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता उत्पन्न होती है अल्प समय के लिए, और कुछ कोशिकाओं में प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक सामर्थ्य कहते हैं इसको। तो उन कोशिकाओं में जो प्रेरणा ग्रहण का सामर्थ्य है वो भी उत्पन्न होता है। तो इन दोनों के माध्यम से, प्रेरणा देने और प्रेरणा ग्रहण करने के माध्यम से एक अंग विशेष का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और फिर एक अंग का निर्माण के पश्चात दूसरा अंग, तीसरा अंग, इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये जो अंगों विकास है, इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, वह वृद्धि प्रावस्था वृद्धि एक प्रक्रिया पाई जाती है। जो भ्रूण है, परिवर्तित भ्रूण है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, वह अपने आकार में वृद्धि करता है। उसका जो आयतन है, उसका भार है, वह वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। इस वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह विभाजन करके विभिन्न कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं। जो केंद्र के पदार्थ है, कोशिका द्रव्य पदार्थ है, उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो उसका आयतन है, उसका भार है, एम्ब्रियो का यहाँ वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे जैसे कोशिकाओं की वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि होती है, तत्पश्चात विभिन्न प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूह में विभेदित हो जाता है इन 3 अलग अलग चरणों के अंतर्गत। पहला जो चरण होता है रासायनिक विभेदन प्रक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत एक सी कोशिकाओं के अंदर
कुछ जीन्स, अलग अलग प्रकार के जीन्स सक्रिय हो जाते हैं और उनके द्वारा जो विशिष्ट प्रकार के mRNA के द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है अलग अलग कोशिकाओं के समूह में। और इन जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है अलग अलग प्रकार के, ये प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में तथा संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं और कोशिका के जो रासायनिक प्रकृति है उसमें रूपांतरित कर देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन अलग अलग कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उसमें एक्टिन मायोसिन नाम के प्रोटीन का निर्माण होता है। जो अस्थिल कोशिकाएं होती हैं उसमें ओसिन नाम के प्रोटीन का निर्माण होता है, कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन निर्माण होता है अस्थिल कोशिकाओं के अंदर। और ये जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उसमें अलग प्रोटीन का निर्माण होता है क्योंकि उनको तंत्रिका आवेग का संचरण करना होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो यहाँ अलग कोशिकाओं में उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा चरण जो होता है संरचनात्मक विभेदन का होता है। इन विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स यहाँ निर्मित होते हैं वह कोश की संरचना में रूपांतरण करना प्रारंभ कर देते हैं। जो वहाँ प्रोटीन्स वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वो अपने कार्य के हिसाब से उस कोशिका की संरचना में विभेदन करना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह था वो भिन्न कोशिकाओं जो संरचना में भिन्न है उसके में विभेदन करना प्रारंभ कर देता है। अब ये जो कोशिकाएं विभिन्न आकार की हो गई हैं उसके अंदर अब कार्यकीय विभेदन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। वो अलग अलग प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर देती हैं क्योंकि उसमें उसी प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका जो उत्तक है उसका निर्माण करती है, न्यूरॉन का निर्माण करती है। जो पेशी जो कोशिकाएं होती हैं जो मायोब्लास्ट कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो जो फाइबर्स होते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स उसके रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उत्तकों का निर्माण जो कार्यकीय विभेदन होता है, संरचनात्मक विभेदन होता है उसके माध्यम से किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो उत्तक है यहाँ निर्मित होना शुरू कर देते हैं और विभिन्न प्रकार उत्तक इकट्ठा होकर अंगों का विकास करना शुरू करते हैं। विभिन्न अंग मिलकर फिर तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अंगों का निर्माण होता है इस ऑर्गेनोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत संरचना विकास गतियां भी होती हैं तो उनको मोर्फोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं अपने अंदर विशिष्ट जीनों को सक्रिय करके विशिष्ट प्रकार की गतियों को करती हैं और गतियों करके वह एक अंग विशेष का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये गतियां होती हैं उनमें से एक है कोशिका प्रवास। जो कोशिका एक स्थान पर स्थित है उसको अंग विशेष निर्माण के लिए अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान पर पहुंचना होता है। तो ये विभिन्न प्रकार गतियां करके उस नियत स्थान पर पहुंचते हैं जहां उसको अंग विशेष का निर्माण करने में भाग लेना होता है। सेल एग्रीगेशन कोशिकाओं का एक स्थान पर एकत्र होना। तो विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक स्थान पर आकर एकत्र होती हैं अंग विशेष निर्माण के लिए। फिर न्यूक्लियाइड ग्रोथ होती है, स्थानीय वृद्धि स्थूल पाया जाता है का निर्माण होता है। ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं वो एक स्थूल का निर्माण करती हैं एक स्थान पर इकट्ठा होकर। फोल्डिंग होती हैं, बलन क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं मोर्फोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। उनके माध्यम से जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं अपने निज स्थान पर पहुंचकर अंग निर्माण में भाग लेती हैं। तो ये जो मोर्फोजेनेसिस गतियां होती हैं विभिन्न प्रकार के जो उनकी संरचना में, उनके आकार में, उनके आकृति में परिवर्तन होते हैं उनको कराने के लिए कुछ कम्युनिकेटर भाग लेते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो सीमित जो क्षेत्रीय कम्युनिकेशन पाए जाते हैं, संचार पाए जाते हैं जो सीमित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के हैं। एक
अंतराकोशिकी है, एक बाह्यकोशिकी है। अंतराकोशिकी जो कम्युनिकेटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ये एक ही कोशिका में उपस्थित पाए जाते हैं, उसके जो कोशिका द्रव है उसमें उपस्थित पाए जाते हैं। जैसे ही ये पृथक निर्माण क्रिया होती है, उसके अंतर्गत डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए जो है एमआरएनए के रूप में सूचना, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने की सूचना अपने अंदर रखता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के एमआरएनए हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण अनुवादन प्रक्रिया के अंतर्गत करना शुरू कर देते हैं, पृथक निर्माण के अंतर्गत। लेकिन कुछ जो एमआरएनए हैं वो अक्रिय रूप से वहां कोशिका द्रव में सुप्त हो जाते हैं। इनको बोलते हैं इंफ्रोसोम्स पदार्थ। ये जो एमआरएनए है, ये आगे चलकर जैसे ही गैस्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, गैस्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती हैं, उनको सक्रिय करने के लिए ये जो पदार्थ होते हैं इंफ्रोसोम्स, ये उसमें भाग लेते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को गाइड करते हैं विभिन्न प्रकार की गतियां करने के लिए, जिसके माध्यम से वह अपने नियत स्थान पर पहुंचती है। तो ये कोशिका के अंदर जो उपस्थित कम्युनिकेटर्स होते हैं उसके रूप में पाए जाते हैं। एक बाह्यकोशिकीय कम्युनिकेटर्स होते हैं जो हार्मोन के रूप में पाए जाते हैं। जो देह में उपस्थित हार्मोन्स होते हैं वो कोशिकाओं को गाइड करते हैं, कोशिकाओं को एक दिशा में वो संकेत करते हैं कि उसको किस प्रकार से इस अंग का विकास करना होता है। तो दो प्रकार के, एक अंतराकोशिकीय, एक बाह्यकोशिकीय जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो इन कोशिकाओं को गाइड करते हैं, उनको संदेश पहुंचाते हैं कि वो इस प्रकार से गतियां करें और इस प्रकार से अंग विशेष का निर्माण शुरू करने लगे। तो दूसरे प्रकार कम्युनिकेटर होते हैं वो वाइड रेंज कम्युनिकेटर के रूप, कम्युनिकेशन के रूप में पाया जाता है। ये बहुत, इसके जो क्षेत्र होता है काफी बड़ा क्षेत्र के अंदर ये कम्युनिकेटर पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण प्रक्रिया पाई जाती है। तो कायांतरण प्रक्रिया होती है, इसकी ये दो प्रकार की है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया है, प्रगामी कायांतरण है। इसके अंतर्गत जो अल्पविकसित लार्वा अवस्था होती है वो पूर्ण विकसित वयस्क में रूपांतरित पाई जाती है। जैसे कि सामान्य रूप से लार्वा होता है किसी मेंढक का, किसी अन्य का, वो एक अधिक विकसित वयस्क में रूपांतरित पाया जाता है। ये जो दूसरी प्रकार का कायांतरण होता है प्रतिगामी कायांतरण, यह इसके अंतर्गत जो लार्वा अवस्था होती है वो अधिक विकसित प्रकार की पाई जाती है, और वो अधिक विकसित प्रकार लार्वा एक अल्प विकसित वयस्क में रूपांतरित की जाती है इस कायांतरण के माध्यम से। जो हार्डमेनिया तंतु है प्रोटोपोडेटा का, वो इस प्रकार का जो कायांतरण प्रक्रिया करता है। तो ये हमारे विभिन्न चरण है एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ये जो परिवर्तन जैविकी है, इसके अध्ययन का जो महत्व है उसकी बात हम करते हैं। जो पहला इसका जो महत्व है वह टेट्रोजेनेसिस, जो ग्रुप जनकता पाई जाती है बच्चों के अंदर, जन्मजात रोग पाए जाते हैं, उसका अध्ययन इस शाखा के माध्यम से किया जाता है, और उनका जो निदान है वो भी इसके द्वारा ही हो जाता है। दूसरा जो इसका महत्व है, कैंसर जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन भी इसी जो शाखा, इसकी जीव विज्ञान की शाखा है परिवर्तन जैविकी, उसके माध्यम से किया जाता है। तो कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो एक विशेषता होती है अनियंत्रित रूप से वजन करने की, और इसके द्वारा वो एक ट्यूमर का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो ये जो कोशिकाओं की जो प्रकृति होती है निरंतर वजन करने की, उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, वह भी इसी जो परिवर्तन जैविकी के अध्ययन के माध्यम से इस प्रक्रिया को खोजा जा सकता है। ये जो प्रजनन क्रिया के विभिन्न प्रकार के मीन्स होते हैं, तरीके होते हैं, उसको भी विकसित करने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक पाया जाता है। ये जो EVF प्रक्रिया है, ET प्रक्रिया है, जो ये टेक्निक्स हैं,
इनको भी डेवलप करने के लिए इस परिवर्तन जैविकी का अध्ययन अति आवश्यक पाया जाता है। जो दंपति संतान विहीन पाए जाते हैं, उनको संतान प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो टेक्निक्स जो उनको प्रोवाइड की गई हैं, IVF के द्वारा और PT के द्वारा उनको संतान जो प्राप्त करने की वो तरीके मिलते हैं उनको। एक होता है ओवुलेशन प्रक्रिया। जैसे एक अच्छी जाति के जो जंतु होते हैं, दूध देने वाले गायों के, भेड़ों, अच्छी ऊन देने वाले भेड़ों के, इनकी संख्या वृद्धि करने के लिए ये जो परिवर्तन जैविकी का अध्ययन अति आवश्यक होता है। जो ओवुलेशन प्रक्रिया होती है उसके अंदर अंडाशय के द्वारा एक अंडे का जो उपलब्ध कराना है वह प्रक्रिया पाई जाती है। अंडा अंडाशय से निष्कासित होकर पेरिटोनियल गुहा में निषेचन के लिए प्रस्तुत होता है। तो 1 महीने में एक अंडे का यहाँ निर्माण होता है सामान्य ओवुलेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इंजेक्शन के माध्यम से, हार्मोन के इंजेक्शन के माध्यम से वो ओवुलेशन को सुपर ओवुलेशन में रूपांतरित किया जा सकता है। तो अच्छी जो जाति की गाय होती है उसके अंदर एक समय 1 से अधिक अंडों का निर्माण कराया जा सकता है और उन अंडों को विच्छेदित करके जो अन्य सामान्य गाय हैं उनके गर्भाशय में रोपित किया जाता है और जो अच्छी नस्ल गाय हैं उनकी संख्या में इस प्रकार से वृद्धि की जाती है। तो समस्त जो प्रक्रियाएं होती हैं इनको करने के लिए परिवर्तन जैविकी का अध्ययन अति आवश्यक पाया जाता है। ये जो एजिंग है, जीर्णता जो प्रक्रिया होती है उसको भी घटाने के लिए इसका अध्ययन अति आवश्यक होता है। जो दैहिक अंग होते हैं उनका समय के साथ उनकी जो प्रक्रिया होती है, मानसिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह घटना प्रारंभ हो जाती है। तो किस पर आधारित है जीर्णता, उसको कम करके हम उन कारणों कम करके हम इस एजिंग प्रक्रिया को, जीर्णता को भी घटाया सकते हैं परिवर्तन जैविकी के अध्ययन के माध्यम से। तो क्लोनिंग प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक ही जंतु के विभिन्न प्रतिलिपियां उत्पन्न की जाती हैं, वो भी इसके अध्ययन के द्वारा की जा सकती हैं। ये जो पेस्ट कंट्रोल है, जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो फसलों को, अनाज को और अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका नियंत्रण भी इसी जीव परिवर्तन प्रक्रिया के अध्ययन के माध्यम से किया जा सकता है। कि जो पेस्ट होते हैं उनका जो जीवन, उनकी काल है, उनकी जो साइकिल है, जीवन चक्र, उसका अध्ययन करके ये पता लगा जाता है कि पेस्ट का कौन सा जो प्रावस्था है जीवन की, जो रासायनिक जो हमारे कंट्रोल वाले पदार्थ होते हैं उनसे उनके प्रति संवेदनशील पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के पेस्टों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आज परिचय था परिवर्तन जैविकी का। आगे हम इसकी चर्चा अन्य लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।